हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। सेक्शन 8 हमें बताता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो इस सेक्शन में हम लोग मोटिव के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब यह है कि क्राइम करने से पहले किसी इंसान का क्या कंडक्ट था और क्राइम करने के बाद उसका क्या कंडक्ट था, तो वो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। और एक स्टेटमेंट से हमें कैसे पता चल सकता है फैक्ट्स की रेलेवेंसी के बारे में, उस बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है आपकी बेयर एक्ट में इस सेक्शन का, वो सिर्फ मोटिव और प्रिपरेशन की बात करता है। तो इसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एनी फैक्ट इज रेलेवेंट, कोई भी फैक्ट रेलेवेंट है विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स, जो कि शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है अ मोटिव और प्रिपरेशन। कोई भी फैक्ट जो कि मोटिव या प्रिपरेशन को शो करता है फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। क्या कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के मोटिव या प्रिपरेशन को शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो रेलेवेंट होता है। ठीक है, वो फैक्ट रेलेवेंट माना जाएगा। तो देखिए मोटिव में क्या चीजें आती है। मोटिव का क्या मतलब है? मोटिव का मतलब है आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं, आपके दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही है, जो इमोशन है, वही इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड जो है, तो उसे हम मोटिव कहेंगे। मोटिवेशन, आपको अंदर से कुछ मोटिवेशन मिल रही है, तो वो मोटिव होगा। इनसाइड ह्यूमन माइंड, ह्यूमन के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसे हम मोटिव कहते हैं। तो देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है मोटिव और इंटेंशन के बीच में कि क्या मोटिव और इंटेंशन सिमिलर है। नो, मोटिव अलग है और इंटेंशन भी अलग है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। अच्छा, अब मोटिव और इंटेंशन में कि देखो, मोटिव एक तरीके की फीलिंग होती है, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो वो मोटिव है। आपने क्या एक्ट किया वो आपका इंटेंशन होगा। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, अब ए ने क्या किया है, बी से लोन लिया है 20 लाख रुपए का। दो लोग हैं ए और बी, ए ने लोन लिया है 20 लाख रुपए का बी से। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है, बी कांस्टेंट प्रेशर डाल रहा है ए के ऊपर पैसा वापस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे दो चीजें लिखी हैं कि 20 लाख रुपए उसने लिया और बाकी बी जो है वो प्रेशर कर रहा है ए को 20 लाख रुपए वापस करने के लिए, उसका लोन क्लियर करने के लिए, पैसा वापस देने के लिए। अभी क्या करता है ए, आगे क्या करता है, ए क्या करता है, बुलाता है बी को अपने घर पे और नाइफ से, और क्या करता है, सोचता है कि इंटेंशन बनाता है कि मैं मतलब चाकू से इसका कत्ल कर दूंगा, इसको मार दूंगा। तो वो अपने घर बुलाता है और उसको मार देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि मोटिव क्या था और इंटेंशन क्या था। ठीक है, मोटिव क्या था और इंटेंशन क्या था। तो एक बार फिर से समझो इस एग्जाम्पल को। ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी से 20 लाख रुपए का लोन लिया है। बी कॉन्स्टेंटली प्रेशर कर रहा है ए को 20 लाख रुपए जल्द से जल्द वापस करने के लिए। मोटिव क्या है और इंटेंशन क्या है, इसे भी समझो। फ्रीडम, अब देखो ए ऑब्वियसली क्या चाहता था कि उसको ये जो कांस्टेंट प्रेशर दे रहा है बी, उससे उसको छुटकारा मिल जाए, उससे उसको फ्रीडम मिल जाए। तो ये जो फ्रीडम वो चाहता था, अपने दिमाग में सोच रहा था कि अपने ह्यूमन माइंड में उसने ये चीज, एक उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था कि उसको फ्रीडम चाहिए इस प्रेशर से। तो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम कांस्टेंट प्रेशर, तो ये उसका मोटिव है। ठीक है, वो अपने दिमाग में ये चीज सोच रहा है कि मुझे इस चीज से भाई छुटकारा चाहिए कितनी भी जल्दी। अब ही वॉन्टेड टू किल बी, अब वो बी को मारना चाहता है, ये उसका इंटेंशन है। ठीक है, वो बी को मारना चाहता है, ये उसका इंटेंशन है। उसका मोटिव क्या है कि वो फ्रीडम चाहता है इस कांस्टेंट प्रेशर से। वो फ्रीडम कैसे मिलेगा, तो वो फ्रीडम उसने क्या सोचा कि बी को मार के वो फ्रीडम मिलेगा। तो ये जो मारने वाली बात आ गई, ये उसका इंटेंशन आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर लिखी है, मोटिव क्रिएट्स इंटेंशन। मोटिव की वजह से ही इंटेंशन क्रिएट होता है, मोटिव की वजह से ही इंटेंशन क्रिएट होता है। यहाँ पर अगर ये चीज ए सोचता ही नहीं तो कहाँ से बी को मारने की बात करता है ना। अगर यहाँ पर ए ये सोचता ही नहीं कि उसको फ्रीडम चाहिए कांस्टेंट प्रेशर से, तो वो क्यों बी को मारने की बात करता। पागल थोड़ी ना है कि फालतू में बी को मारने की बात करेगा। तो वही सारी चीज का कंक्लूजन क्या है कि मोटिव से इंटेंशन क्रिएट होता है। मोटिव और इंटेंशन दोनों अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, किसी भी कोई भी चीज है, अगर कोई इंसान करने जा रहा है तो मोटिव की वजह से उसका इंटेंशन
क्रिएट होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग देखेंगे कि मोटिव का सिग्निफिकेंस क्या होता है क्राइम में, तो इसे हम लोग कुछ केस लॉ से समझेंगे। सबसे पहला हमारा केस लॉ है आर शाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या था, इस केस में हमें सिर्फ अभी इसका कंक्लूजन समझना है, केस के अंदर फैक्ट्स क्या थे इस बारे में हमें डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मोटिव के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है आखिर मोटिव का क्राइम सीन में, क्राइम में क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो इस वजह से हम सिर्फ मोटी मोटी चीज पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना अभी फिलहाल मोटिव के हिसाब से जरूरी है, ताकि हमें पूरा मोटिव की चीजें समझ में आए कि मोटिव क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब क्या है कि अक्यूज ये डिफेंस लेता है इस केस में कि भाई कोई मोटिव नहीं था मेरा तो कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ। अक्यूज ने ये डिफेंस लिया कि कोई मोटिव नहीं था तो कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ। तो हाँ भाई, कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये एक रेलेवेंट फैक्टर है कि अगर मोटिव नहीं है तो देयर इज नो क्राइम कमिटेड। ठीक है, तो ये पहले केस में डिसाइड हुआ। दूसरे केस में लोकेश शिवा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस केस में क्या था कि इस केस में ये कहा गया कि अगर देखो डायरेक्ट एविडेंस मिल गया है, जैसे एग्जांपल कोई आई विटनेस मिल गया है, डायरेक्ट एविडेंस अगर मिला हुआ है तो मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं माना जाएगा। फिर चाहे डिफेंस कितना भी कहता रहे कि भाई मेरा तो मोटिव ही नहीं था ये चीज करने का, या किसी को मारने का या सामने वाले को मारने का मेरा मोटिव ही नहीं था, तो वहां पर अगर आई विटनेस मिल गया है तो मोटिव का क्या मतलब है। तो ऐसे केसेस में मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। समझ आया? मूविंग ऑन, नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें भी क्या था कि कन्विंसिंग और परसुएसिव एविडेंस अगर किसी उस अक्यूज्ड के खिलाफ मिल गया है जिसने क्राइम कमिट किया है, अगर कन्विंसिंग या परसुएसिव एविडेंस उस इंसान के खिलाफ मिल गया है अगेंस्ट अ पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया है, तो मोटिव का प्रेजेंट होना, मोटिव का एब्सेंट होना या फिर एडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी चीज का कम या ज्यादा होना, मोटिव थोड़ा था ज्यादा था, तो ये सारी चीजें नॉट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। क्या मतलब है कि अगर कोई कन्विंसिंग कोर्ट को एक ऐसे एविडेंस ने कन्विंस कर लिया है कि अब उसके आगे किसी बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में सामने वाला कितना भी कहता रहे कि मेरा मोटिव नहीं था, अगर उस इंसान के खिलाफ कोई विटनेस मिल गया है, कोई एविडेंस मिल गया है, प्रूफ मिल गया है, तो फिर वो कितना भी कहता रहे कि मेरा मोटिव नहीं था, कोर्ट उस बात को नहीं मानेगी। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है इन केस लॉ से कि मोटिव, सिर्फ मोटिव का होना जरूरी नहीं है क्राइम को प्रूव करने के लिए, है ना। सिर्फ मोटिव का होना जरूरी नहीं है क्राइम को प्रूव करने के लिए। अगर एविडेंस मिल गया है तो सामने मतलब जो अक्यूज्ड है वो चाहे कितना भी कहे कि मेरा मोटिव नहीं था क्राइम को कमिट करने का, मेरा मोटिव नहीं था क्राइम को कमिट करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दो केस लॉ से तो हमें यही समझ में आना है। पहले वाले केस में हमने देखा कि भाई मोटिव की जरूरत होती है क्राइम को प्रूव करने के लिए, सही बात है, सही बात है, मोटिव की जरूरत होती है क्राइम को प्रूव करने के लिए, वो एक रेलेवेंट फैक्टर है। लेकिन अगर एविडेंस मिल गया है, कोई रिलायबल आई विटनेस मिल गया है, कोई कन्विंसिंग एविडेंस कोर्ट को मिल गया है, तो मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है उस केस में। ठीक है, कुछ केस लॉज और डिस्कस कर लेते हैं मोटिव से रिलेटेड। एक केस लॉ है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या होता है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलता है। तो अब इससे क्या हुआ, कोई डायरेक्ट एविडेंस मिला नहीं, मोटिव प्रूव नहीं हो पाया, तो इस वजह से जो अक्यूज्ड है उसको नॉट गिल्टी माना गया। ठीक है, यानी कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अच्छा, अब एक लास्ट केस है मोटिव से रिलेटेड, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बिट्टू। इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि मोटिव के मतलब जो मोटिव के बारे में जो हमें पता चलता है वो कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। ठीक है, कोर्ट कहती है कि मोटिव के बारे में जो चीजें अगर हमें पता चल रही हैं कि अक्यूज्ड का ये मोटिव था, तो वो कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, वो कोरोबोरेटिव एविडेंस है। उसका मतलब है कि एक सपोर्टिव एविडेंस की तरह वर्क करता है। सो मोटिव अकेले एक ग्राउंड नहीं है कन्विक्शन के लिए, यानी कि सिर्फ मोटिव के बिना पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते। ठीक है, कि उसका सिर्फ ये मोटिव था, उसकी वजह से हमने उसे सजा दे दी, तो इसलिए मोटिव अलोन इज नॉट द ग्राउंड फॉर कन्विक्शन। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ। तो अब समझ में आया मोटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ हम मोटिव के हिसाब से गिल्टी प्रूव कर सकते हैं अक्यूज्ड को, कहाँ हम नहीं कर रहे हैं गिल्टी प्रूव, कहाँ पर अगर डायरेक्ट एविडेंस मिल जा रहा है तो मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वहां पर,
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मोटिव वाला जो काम है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, यानी कि किसी भी एक्ट को करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई वो प्लान अपने दिमाग में बनाएगा, उसे परस्यू करेगा, ठीक है। मान लो अगर किसी को कोई चाकू से मारना चाह रहा है तो जाकर के चाकू खरीदेगा, ठीक है। तो ये जो उसने एक्ट किया चाकू खरीदने का किसी शॉप से, पर्टिकुलर शॉप से, ये जो उसने एक्ट किया ये आता है प्रिपरेशन में, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है प्लान और डिजाइन टू डू एनी एक्ट, किसी भी एक्ट को प्लान करना, डिजाइन करना कि हम किस तरीके से उसे परस्यू करेंगे, उसे हम लोग प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन से समझो। एक्स इज ट्राइड फॉर गिविंग पॉइजन टू वाई एंड हिज डेथ, ठीक है। एक्स का ट्रायल किस वजह से चल रहा है कि उसने भाई वाई को पॉइजन दिया और उससे उसकी डेथ कॉज हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें कैसे ही पता चला कि क्या कहते हैं, कैसे यह पता चलेगा, हम कैसे ये सोचेंगे कि एक्स ने ही ऐसा किया है। तो वहां पर प्रिपरेशन काम आई एक्स की। सेम कैटेगरी ऑफ पॉइजन परचेज फ्रॉम अ शॉप बाय एक्स, जिस पॉइजन से वाई की डेथ कॉज हुई है वही सेम कैटेगरी का पॉइजन एक्स ने परचेज किया था एक पर्टिकुलर शॉप से। ये उसने क्या की, प्रिपरेशन की। भाई जब उसने अगर उसने पॉइजन दिया है वाई को तो खरीदा होगा तभी ना दिया होगा ना, किसी शॉप से उसने वो पॉइजन खरीदा होगा तभी दिया होगा। कोर्ट में जब सारी चीजें गई तब बात पता चला कि किस तरीके का पॉइजन दिया गया। अब उससे आगे और बातें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भाई एक्स ने खरीदा था ये पॉइजन, सेम कैटेगरी का पॉइजन खरीदा था, ठीक है। सो नाउ दिस फैक्ट इज रेलेवेंट फॉर प्रिपरेशन कि भाई एक्स ने इस तरीके से प्रिपरेशन शुरू की, उसको पॉइजन से उसकी डेथ कॉज करानी थी, उसको मारना था, तो उसने जाकर के पॉइजन खरीदा, ठीक है। समझ आई इतनी बात, इतना प्रिपरेशन का आई होप समझ में आया क्या होता है प्रिपरेशन का मतलब। इसे हम लोग एक केस लॉ से और समझते हैं। ये केस लॉ है अपू वर्सेस स्टेट AIR 1971 का, ठीक है। इसमें 4 लोग हैं, 4 लोग इंक्लूडेड हैं, मतलब 4 लोगों को सीन में लाया गया है। सबसे पहला है होटल मैनेजर, दूसरी उसकी वाइफ, ठीक है, बी वाइफ है, सी गेस्ट है जिसका मर्डर हुआ है, जिसका मर्डर 2 लोगों ने किया है, ए ने और बी ने, और डी कौन है, सर्वेंट है होटल का, ठीक है, होटल का सर्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे कोर्ट पहुंचेगी ए और बी तक, कैसे सारी चीजें हुई। तो डी जो सर्वेंट है, जिस दिन ए और बी को सी का मर्डर करना था उस दिन लीव दे दी डी को, उस दिन डी को इन्होंने लीव दे दी। फिर जब वो दूसरे दिन काम पर आया तो उसको दूसरी बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में, यानी कि उस होटल के दूसरे पार्ट में भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे ही इज सेंट टू अदर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो जिस दिन मर्डर करना था उस दिन तो लीव दे दी, उस दिन छुट्टी दे दी कि जाओ तुम्हारा आज कोई काम नहीं है। दूसरे दिन क्या किया, उसको बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में भेज दिया। तो ये भी क्या है, प्रिपरेशन है। किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग, कि जो क्राइम उन्होंने किया है दूसरे दिन क्या किया, उसको बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में भेज दिया। तो ये भी क्या है, प्रिपरेशन है। किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग, कि जो क्राइम उन्होंने किया है उसके बारे में किसी को पता ना चले, उसके बारे में उस सर्वेंट को पता ना चले, ठीक है। सो प्रिपरेशन टू प्रिवेंट डिस्कवरी ऑफ क्राइम, कि सर्वेंट को या किसी को भी उस चीज के बारे में कि भाई हमने मर्डर किया है सी का, इस बारे में पता ना चले, ठीक है। तो ये उन्होंने इस तरीके की उनकी प्रिपरेशन हुई। तो समझ में आया प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई होप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हमने मोटिव देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, अब हम कंडक्ट की भी बात कर लेते हैं कि कंडक्ट से कैसे पता चलता है कि किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, ठीक है। सो देखो कंडक्ट क्या होता है, किसी मतलब कोई एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी का बिहेवियर या कोई एक्ट, ओमिशन, ठीक है। किसी के बिहेवियर से अगर हमें पता चल रहा है कि उसने क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है तो वो चीज, वो फैक्ट भी रेलेवेंट माना जाता है, ठीक है, वो फैक्ट भी रेलेवेंट माना जाता है। इसे हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। Z क्या है, Z इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग क्राइम। Z को आरोपी माना गया है कोई क्राइम कमिट करने के लिए। अब वो क्या करता है, वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, भाग जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि वो भाग जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि उसके पास से कोई प्रॉपर्टी मिलती है क्राइम से रिलेटेड, ठीक है,
मान लो कि जैसे उसने अगर मान लो किसी का मर्डर किया है, ठीक है, तो मर्डर किया है, चाकू से मर्डर किया है, वो चाकू उसके पास मिलती है तो वो एक प्रॉपर्टी है क्राइम से रिलेटेड। तो अगर वो उसके पास मिलती है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कंडक्ट पता चल रहा है। एक तो वो भाग गया, एक तो वो वहां से भाग गया, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंडक्ट विच इज रेलिवेंट एज अ कंडक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कंडक्ट क्या होता है, किसी के कंडक्ट से हमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्राइम कमिट किया है या नहीं कमिट किया है। हर वक्त किसी के कंडक्ट से, अभी आप देखोगे इसी केस में कि हर वक्त हम किसी के कंडक्ट से ये नहीं कह सकते कि उसने क्राइम कमिट किया है। हो सकता है कि जैसे कभी कोई साधारण सा इंसान है, आम आदमी है, उसने मान लो जैसे होता नहीं कभी कभी पुलिस को देखा तो घबरा गया, भले ही उसने कुछ किया नहीं है लेकिन वो नर्वसनेस आ गई दिमाग के अंदर कि यार पता नहीं क्या कैसे सवाल, नॉट डन एनीथिंग, कुछ भी नहीं किया है, बट एक नर्वसनेस के चलते वो अगर वहां से भाग जाता है तो दैट पर्टिकुलर कंडक्ट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव क्राइम, नो। तो इस केस में यही बताया है, इस केस में कोर्ट ने यही कहा मट्रू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि मेयर एब्सकॉन्डिंग डज नॉट प्रूव गिल्ट। ठीक है, सिर्फ वहां से भाग जाना गिल्ट प्रूव नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है इनोसेंट मैन हो, नर्वसनेस के चक्कर में वो वहां से भाग गया हो। कई बार होता है ऐसा कि हम किसी चीज मान लो पुलिस को देख करके या किसी ऐसी अथॉरिटी को देख करके, भले हमने कुछ किया नहीं लेकिन नर्वस हो जाते हैं, तो वो सिर्फ एक चीज यानी वहां से भाग जाना दैट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव समवन्स गिल्ट। ठीक है, तो इस केस में ये बताया गया। अब क्या कौन से पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट होता है वो भी हमें देखना जरूरी है। पार्टी और एजेंट टू सूट और प्रोसीडिंग। ठीक है, कोई भी पार्टी या एजेंट है जो सूट या फिर प्रोसीडिंग में, उसका कंडक्ट रेलिवेंट होगा। पर्सन अगेंस्ट हुम ऑफेंस इज कमिटेड, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है उसका कंडक्ट भी रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 8। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दो केसेस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन दोनों केसेस में यही हुआ था। ठीक है, इन दोनों केसेस में यही हुआ था। सबसे पहला केस है एम्परर वर्सेस मोतीराम, दूसरा केस है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। इन दोनों केसेस में यही चीज हुई थी, एक लेडी था उसका थ्रोट जो है वो कट कर दिया गया था जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। ठीक है, एक लेडी थी जिसका थ्रोट जो है वो कट कर दिया गया था जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। उसने कोर्ट में, उसको जब कोर्ट में लाया गया तो उसने कोर्ट में एक पर्सन को देख करके उसकी तरफ पॉइंट किया, मान लो एक्स की तरफ उसने पॉइंट किया। तो ये जो उसने कंडक्ट किया ये रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 8। क्या बताने के लिए उसने कंडक्ट किया कि भाई उसने ऐसा किया है, उसने मेरा थ्रोट कट किया है, सो साइंस एंड जेस्चर्स पॉइंटेड एट अ पर्सन एक्स दैट इज रेलिवेंट एज कंडक्ट, उसको एज अ कंडक्ट रेलिवेंट माना गया। ठीक है, वही चीज मैंने यही आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कौन से पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट होगा। ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया गया उसका भी तो कंडक्ट रेलिवेंट होगा ना। तो इस केस में वही हुआ था कि अगर उसका थ्रोट कट कर दिया गया था तो वो कैसे ही बताएगी, तो वो साइंस और जेस्चर्स बताएगी। तो यही साइंस और जेस्चर्स रेलिवेंट होते हैं कंडक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनेशन 2 है, तो हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जो आपके पेयर एक्ट में दिए हुए हैं। इसी सेक्शन 8 में ही 2 एक्सप्लेनेशन हैं, स्टेटमेंट्स से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है ये कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था ना कि स्टेटमेंट्स कौन कौन से रेलिवेंट होते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो अभी ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। यहाँ पर जो कंडक्ट की बात कर रहा है इस सेक्शन में, वह उसमें स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, अनलेस दोज स्टेटमेंट्स ए कंपनी, कब तक नहीं होंगी, तब तक नहीं होंगी जब तक वो स्टेटमेंट्स accompany and explain facts, explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act. देखो वो तभी देखो एक स्टेटमेंट वो कंडक्ट में हम लोग नहीं मान सकते, दैट इज नॉट इंक्लूडेड एज कंडक्ट। उसको तभी एक्कम्पनी किया जाएगा जब वो किसी चीज को, किसी एक्ट को एक्सप्लेन कर रही होगी। किसी भी स्टेटमेंट को एडमिसिबल तब माना जाएगा जब वो किसी एक्ट को एक्सप्लेन कर रही होगी। ये हमारा एक्सप्लेनेशन 1 है। एक्सप्लेनेशन 2 है कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, जब किसी पर्सन के कंडक्ट को रेलेवेंट माना जाता है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम
और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच इफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। जब किसी पर्सन के कंडक्ट को रेलिवेंट माना जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट जो कि उससे किया गया है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में किया गया है या हियरिंग के समय किया गया है, वो सारे ही स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगे, वो सारे ही स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगे। फिर से एक बार समझना, जब किसी इंसान के कंडक्ट को रेलिवेंट माना जाता है तो वो सारे स्टेटमेंट जो कि उससे किए गए हैं, कहे गए हैं, या उसकी प्रेजेंस में कहे गए हैं या फिर हियरिंग के दौरान कहे गए हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल समझो तो और समझ में आएगा कि ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। देखो, एक क्या ए ने बी को रॉब किया है? डिड ए रॉब्ड बी? क्या ए ने बी को रॉब किया है? अब क्या होता है, यही क्वेश्चन के साथ अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है, ठीक है, अभी पुलिस ए को पकड़ नहीं पाई है। मान लो किसने रॉब किया है, ठीक है, अभी पुलिस ए को पकड़ नहीं पाई है। अब सी क्या होता है, एक दिन ऐसे सी आराम से रोड पर जा रहा था, उसको ए मिलता है, ठीक है। अब उसको ए मिलता है, वो उससे बताता है कि तुम्हें पता है कि बी के साथ लूटपाट हो गई है और पुलिस ढूंढ रही है उसको जिसने बी को लूटा है, जिसने बी को रॉब किया, पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब इतना ही सुनते ए की बुद्धि खराब कि भाई मतलब वो डर जाता है, ठीक है, अब वो डर जाता है और वो डर के तुरंत ही वहां से भाग लेता है। ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम देयर। जैसे ही वो ये सुनता है कि पुलिस ढूंढ रही है जिसने बी को रॉब किया है, पुलिस का नाम सुनते ही एक ही हो जाती है सारी और वो वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वो वहां से भाग गया, ये कंडक्ट हुआ, ठीक है, ये कंडक्ट जो है ये रेलिवेंट एज कंडक्ट हुआ कि भाई पुलिस का नाम सुनते ए वहां से भाग गया, ठीक है। C's statement is relevant under explanation 2 of section 8। इस तरीके से जब C को भाई कोर्ट में बुलाया गया एज अ विटनेस की, भाई कुछ भी बुलाया गया कि तुम बताओ कि तुमने बात करी थी उससे और क्या कैसे हुआ, तो जब सारी बातें बताई गई, सारे स्टेटमेंट्स लिए गए, तो भाई सी ने कहा कि मैंने उससे इतनी बात कही थी, उसकी प्रेजेंस में इतनी बात कही थी। देखो, इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि अगर अक्यूज के प्रेजेंस में कोई बात कही जा रही है तो उस क्राइम से रिलेटेड कोई बात कही जा रही है, जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम से रिलेटेड कोई बात कही जा रही है, तो उस बात को सुन के सामने वाले का, अक्यूज्ड का क्या कंडक्ट है। यहाँ पर जब उसने सी ने बोला कि पुलिस उसको ढूंढ रही है जिसने बी को लूटा है, ये तुरंत वहां से भाग गया, तो इस कंडक्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पुलिस का नाम सुनते वो वहां से भाग गया, यानी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हो सकता है कि ए ने ही बी को रॉब किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए सी का स्टेटमेंट रेलेवेंट था अंडर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 8। समझ में आया एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है। आई होप मैं समझा पाई होंगी अच्छी तरीके से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है जितना ही इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने, एविडेंस एक्ट पढ़ने के लिए। जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आप अभी अपने लॉ पढ़ना शुरू किया है तो भी हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट भी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें बहुत ही ऐसे अंदर तक हर सारी चीज़ें, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से एक एक पॉइंट, हर एक चीज़, हर एक केस लॉ हमें क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।